नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। लगातार हम देख रहे हैं मौसम के चलते पहाड़ी इलाकों में कई तरह के हादसे पेश आ रहे हैं और अब हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ गिरने से 13 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में 14 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, लेकिन कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद एक यात्री बस और ट्रक इसकी चपेट में आ गए। इधर राहत और बचाव के काम में लगे आईटीबीपी के जवानों को चपेट में आई बस का मलबा घंटों की मशक्कत के बाद मिला। ये सड़क से करीब 500 मीटर नीचे और सतलुज नदी के रिवर बेड से 200 मीटर पर मिला है। अभी भी 20 से 25 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। सेना ने अपने 2 हेलीकॉप्टर भी भेजे हैं और ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। आईटीबीपी के 300 जवान, एनडीआरएफ के करीब 30 और एसडीआरएफ के भी 30 से 40 जवान बचाव और तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतें आती हैं और जब इस तरह का हादसा पेश आता है तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। और ये ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हादसा हुआ है, उससे काफी ऊंचाई से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर है। ये नेशनल हाईवे है और यहां से जब बस गुजर रही थी, ऊपर से पहाड़ दरका है, उसके बाद चट्टानें एक के बाद एक गिरना शुरू हुई हैं और बस और ट्रक उसकी चपेट में आए हैं। और बस में उस वक्त बताया जा रहा है करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब जो बचाव कार्य है उसे किया जा रहा है, लेकिन काफी मुश्किलें इसमें आ रही हैं। और अलग अलग तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों को मलबे से निकालने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। और ये उस बस की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा अलग अलग टुकड़ों में मिला है और कुछ और गाड़ियां भी वहां पर चपेट में आई। आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार वहां पर जुटी हुई हैं। सीआईएसएफ के जवान भी मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन स्थिति देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई है, उसका कुछ हिस्सा ही नजर यहाँ पर आ रहा है। तो जो लोग उस वक्त बस में सवार थे उनके लिए ये हादसा काल बनकर आया है। 13 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोगों की हालत अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता जो लोग टीमें लगी हुई हैं उनकी यही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए, ताकि एक भी जान जो है वो किसी हादसे के चलते ना जाए। लेकिन काफी मुश्किलें इस काम में आ रही हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बचाव कार्य चल रहा है। और इस हादसे के बाद जो नेशनल हाईवे नंबर 5 है उस पर जिस तरह से पहाड़ चट्टानें आकर रुकी हैं, वहां पर पत्थर जमा हो गए थे, अब उस रास्ते को साफ किया जा रहा है। वो भी अपने आप में मशक्कत का काम है, लेकिन अब धीरे धीरे रास्ता जो है वहां पर साफ होने लगा है। कुछ घंटों में आवाजाही जो है वहां पर वो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए जब पहाड़ गिरा था, वहां पर चट्टानें गिरी हुई थी, तब वहां पर आवाजाही बंद हो गई थी। अब धीरे धीरे कुछ वक्त में ये रास्ता भी एक बार फिर से चालू हो जाएगा। और कुछ देर पहले आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे से हमने बातचीत की। वो बता रहे हैं कि क्या क्या वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से ये हादसा पेश आया है। उनसे ये बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। कल जब ये सूचना मिली थी आईटीबीपी को करीब 12:15 बजे दिन में कि यहाँ पर लगभग 50 से 60 लोग थे जो कि अलग अलग गाड़ियों में इस भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। कल ही लगभग 14 लोगों को तो निकाल लिया गया था और वो सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी के जो लोग थे लगभग जिनकी संख्या 40 के आसपास बताई जा रही थी, उनको ढूंढने का काम शुरू किया गया था। तो 10 डेड बॉडीज तो कल वही सड़क के साथ ही मिल गई थी और आज जब उस पूरे मलबे को साफ किया गया NH5 पे, तो वहां पर और भी कोई डेड बॉडीज नहीं थी, न ही बस का कोई ट्रेस मिल पाया था। रात को भी हमने सर्च ऑपरेशन जारी रखा, 2 टीमें लगी हुई थी और आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे हमको बस का रैकेज मिला है और ये लगभग 500 मीटर नीचे सड़क पे बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला है। बस के बिल्कुल मैं कहूंगा कि टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उसके अंदर सर्वाइवर्स का भी हमें ऐसा लग रहा है शायद अब चांस बहुत ही कम है कि कोई भी लोग बचे होंगे उसमें। जो ड्राइवर था उसने ये बताया था, जो बस से निकल के आ गया था बाहर जब वो मलबा गिरना शुरू हुआ था, कि तकरीबन 25 लोग थे बस में
और अगर देखा जाए तो अभी 2 डेड बॉडीज हमको मिल चुकी हैं। एक और डेड बॉडीज अभी थोड़ी देर पहले मिली है। तो अभी भी हमें लगता है कि 20 से ज्यादा लोगों के मिलने की या उनके डेड बॉडीज मिलने की वहाँ संभावना है। हमारे लगभग 200 जवान हैं वहाँ जो पत्थरों को हटा कर और ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अगर और डेड बॉडीज या कोई सर्वाइवर्स के अगर चांसेस बनते हैं तो। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 घंटे में स्थिति और क्लियर हो जाएगी। और यहाँ जो सड़क से नीचे जो गाड़ियां गिरने की बात है, सिर्फ एक जो बस थी वो नीचे गिर गई। बिल्कुल बस जो है उसके मेन भूस्खलन का जो मुख्य जो मैं कहूंगा कि जो सेंटर था उसकी चपेट में आई। जब पत्थर गिरने शुरू हुए तो प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि बस खड़ी हो गई, बिकॉज आगे पत्थर हो गए, पीछे भी पत्थर हो गए, जिसकी वजह से बस के यात्रियों को निकलने का मौका कम मिला। वो चाहते तो जल्दी से जल्दी निकल सकते थे, लेकिन पत्थरों के गिरने का सिलसिला इतने तेजी से चला कि वो बस बड़ी थी और बाकी गाड़ियां छोटी थी। तो बस बड़े पत्थरों की चपेट में आई और पत्थर गिरते रहे, जिससे बस नीचे की तरफ लुढ़कती चली गई। तो ये आप सुन रहे थे आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे को। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये हादसा पेश आया है। हमारे साथ जुड़ रही है हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा। नीता, बहुत ही दुखद ये हादसा है और सैकड़ों जवान वहां पर लगे हुए हैं। कुछ घंटे बीत चुके हैं, रास्ता जो है वो भी साफ किया गया। इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है वहां पर, क्योंकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है? बिल्कुल अदिति, ये किन्नौर में ये दूसरा हादसा है। पिछले 15 दिनों में पहले भी इस यहाँ पर जो है वो बाढ़ आई थी और इस तरह से लैंडस्लाइड हुई थी। जो कल की लैंडस्लाइड है इसमें एक बस, एक ट्रक, एक बोलेरो और 3 टैक्सियां जो है वो चट्टानों के नीचे आई थी। जैसे कि मिस्टर पांडे समझा रहे थे कि आगे से पहले चट्टानें गिरनी शुरू हुई थी, तब ये ट्रैफिक पीछे रोक दिया गया था। जो बस का ड्राइवर है और कंडक्टर है वो बाहर निकलकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे निकाला जाए, तभी दूसरी तरफ से भी जो चट्टानें हैं वो गिर गई, जिसके कारण ये जितना भी एक जो ट्रैफिक स्टैंड बाय पे था वो सभी जो है वो चट्टानों के नीचे दब गया। अभी जो है वो फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। कल रात को ये रोक दिए गए थे क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। अभी जो है वो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, क्योंकि माना जा रहा है कि जब ये नीचे गए तो कोई अगर यात्री कहीं और पहुंच गए हों, वहीं पे ना हो जो जिस एरिया में ऑपरेशन चल रहे हैं, तो उनको ढूंढने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, आईटीबीपी की टीम जो है वो लगातार जो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस है कर रही है। 13 लोग अभी तक बताया जाता है कि जिनके शव जो हैं वो वहां से निकाले गए हैं। अभी भी कुछ लोग नीचे फंसे हुए हैं। इन लोगों को लोकल अस्पताल ले जाया गया था। ये काफी चिंता की बात आदिति इसलिए भी है क्योंकि पिछले अगर 15-20 दिनों में हम देखें तो ये जो लाहौल स्पीति का जो डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू का डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो लोकल्स हैं और जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बताते हैं तकरीबन 50 छोटे छोटे फ्लड्स यहाँ पर लैंडस्लाइड जो हैं वो हुई हैं, जिसके एनवायरमेंट में जिस तरह से हम चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव, वो उसका कारण बताया जा रहा है। तो ये काफी चिंता की बात है जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब फोकस करने की जरूरत है। अदिति, बिल्कुल नीता, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उठाई। लगातार जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है कि कौन सा बेल्ट जो है उसे नुकसान पहुंचेगा। उसके चलते एक के बाद एक हादसे पेश आ रहे हैं और इस वक्त बार बार सैलानियों को कहा जा रहा है कि ऐसे इलाकों में जाने से बचे जहां पर खतरा ज्यादा है। शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां पर बाढ़ से हालात खराब है। राज्य के 24 जिलों के 605 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हमीरपुर, बांदा, जालौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मध्य यूपी के इटावा जिले के 67 गांवों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है और 5 जगहों पर यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। प्रयागराज में पिछले 24 घंटों में 12 गुना ज्यादा बारिश हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आसपास के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, जो नदी से किनारे से लगे इलाके हैं, वहां पर इस वक्त किस तरह की स्थिति होगी। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 154% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और यही वजह है कि कई इलाके बाढ़ की चपेट में यहाँ पर आ गए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोट के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। और कई गांव, कई इलाके ऐसे हैं जिनमें घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को छतों पर
शरण लेनी पड़ रही है। इसके अलावा एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क भी कट गया है, इसलिए लोग इस वक्त भारी मुसीबत झेल रहे हैं। और अब एक और हादसे की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में खड़े ट्रक से टकरा गई है तेज रफ्तार कार और उसमें 5 लोगों की जान चली गई है। हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रक खड़ा हुआ था और पीछे से कार आई है और उसके बाद आप हालत देख सकते हैं कि कार की तेज रफ्तार ये कार रही होगी, जिसके चलते कार की स्थिति इतनी बिगड़ गई है। हादसे के बाद 5 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है, 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन एक की हालत फिलहाल यहां पर गंभीर बनी हुई है। इस वक्त बारिश का भी मौसम है और अगर सुबह अंधेरे में कई बार गाड़ी इस तरह से टकरा जाती दिखाई नहीं देता और कई बार इस तरह के हादसे तब भी देखे जाते हैं जब ड्राइवर की नींद लग जाती है। नमस्कार। मंगलवार को कोरोना के मामलों में काफी कमी देखी गई, लेकिन बुधवार को 2 खबरें ऐसी आई जिसने चिंता पैदा कर दी। एक तरफ कोरोना के मामलों में 36% की उछाल हुई और दूसरा केरल में 40,000 ऐसे मामले हैं जिन्हें री इन्फेक्शन हुआ। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि जरा सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है और कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। वैक्सीन के प्रति आपको जागरूक करने के लिए एनडीटीवी और गूगल लेकर आए हैं खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर हैं ईएनटी विभाग एम्स अस्पताल से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर राकेश, री इन्फेक्शन के मामले चिंता पैदा करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि वैक्सीन असरदार नहीं है। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन अब भी पूरी तरह से कारगर है, ये याद रखना होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला। री इन्फेक्शन तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो वो जो सीवियरिटी है इन्फेक्शन की वो जरूर आपके लिए कम रहेगी। अगर हम कंपेयर करें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, और सीवियरिटी कम होने से पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत के चांसेस भी कम है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत ही कम है। ये हमने जो सेकेंड वेव थी उस वक्त भी देखा। और वैक्सीन तो बहुत ही जरूरी है, और वैक्सीन जब भी अवेलेबल हो तो फिर जरूर लगवानी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये मौसम इस वक्त ऐसा चल रहा है, कई इलाके जो हैं वहां पर बारिश हो रही है, कई राज्यों में मौसम मानसून का अभी भी चल रहा है। ऐसे में कई बार ये होता है कि वायरल बुखार होता है, लेकिन लोग थोड़ा डर जाते हैं। तो ऐसे में क्या करने की जरूरत है? क्या सबसे पहले आज भी अगर थोड़ा भी बुखार आ रहा है या थोड़े से भी सिम्टम है तो सबसे पहले टेस्ट ही करवाना चाहिए? जी, एक बात तो यह है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन रेट जो अभी है कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स और एरिया छोड़ के बाकी जगह पे उतना ज्यादा है नहीं कोविड का। तो एक तो ये बात है कि जैसी इन्फेक्शन हो, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, इवन कोविड के अलावा जो बाकी वायरल इन्फेक्शन है, उसमें जो पर्सनल हाइजीन है उसका बहुत रोल है। अगर आपको लगता है कि आपको कफ कोल्ड हुआ है तो आप दूसरे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, और जिसको जो बैरियर नर्सिंग हमको बोलते हैं कि आप अपना खाना शेयर ना करें और बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में ना आए, और हैंकी आप अपना सेपरेट रखें, टॉवल सेपरेट रखें। तो ये प्रिकॉशन तो लेनी ही है। और नेक्स्ट करीब 5 से 7 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि अगर सिंपल कफ कोल्ड है तो वो सेटल हो जाता है। अगर उसके अलावा आपके फीवर आ रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, तब आपको टेस्ट कराने का जरूरत है। तो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड नहीं हो रहे हैं, आपको ठीक नहीं लग रहा है, तब आप जरूर टेस्ट करवा लें।
जी डॉक्टर राकेश, यहाँ पर आपने जिस तरह से कहा अभी कि कुछ इलाके ही हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मामले हैं यहाँ पर, या फिर जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट कुछ ज्यादा है, लेकिन अगर बाकी के जगहों की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है। कोरोना के मामले कम तो हुए ही है पहले के मुकाबले, लेकिन शायद यही वजह है कि लोग अब लापरवाही भी बरतने लगे हैं। अब पहले जो डबल मास्क लगा रहे थे अब उन्होंने सिंगल मास्क लगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी भी डबल मास्क लगाकर रखना ही चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर सकती है कर रही है। हम लोगों को एज ए सिटीजन हम लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। अभी भी आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, डिस्टेंसिंग रखनी है और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना है। मार्केट भी अगर जरूरत नहीं है तो आप ना जाएं। भीड़ वाली जगह जितनी अवॉइड कर सकते हैं करें। उसमें आपके सोशल फंक्शनिंग भी हो सकती है, फेस्टिवल्स भी हो सकते हैं। जब तक हम वो चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन चीजों का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना से बचना और कोरोना को हराना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अगर हम ये सोचें कि वैक्सीन लगवा लिया उसका सब कुछ ठीक है, तो नहीं। वैक्सीन एक हमारा डिफेंस है, उस डिफेंस के अलावा बाकी डिफेंस जो है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो हमें कंटिन्यू करना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर बताई हैं डॉक्टर राकेश की। अगर वायरल इन्फेक्शन का भी ये मौसम चल रहा है, अगर छोटा मोटा बुखार आ रहा है तो पैनिक ना करें। 1-2 दिन तक पहले देख सकते हैं किस तरह के सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से दवाई ले सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि चीजें ठीक नहीं है तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं, जरूर टेस्ट करवाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वैक्सीन लगवा ली है तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर अपना रखें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक बच्चा गजब की रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन मणिपुर के सेनापति में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां छत पर खड़े होकर एक छोटा बच्चा रिपोर्टिंग करते हुए मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में जानकारी देता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री के शेयर करते ही वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और बच्चे की रिपोर्टिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, देख लीजिए। आइए देखिए, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है उनके इंतजार में। तो वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर हमारी हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट करने के लिए आए हैं। फॉर कम बैक टू माय वीडियो। आज की हमारी वीडियो में हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह हमारे यहाँ पर तपोव नागा विलेज में यहाँ पर आएंगे हेलीकॉप्टर में। जी आप सोच रहे होंगे हम आपको हेलीकॉप्टर भी दिखाएंगे बीरेन सिंह आते हुए। बहुत सारी गाड़ियां हैं, देख लीजिए। आइए देखिए, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है उनके इंतजार में। तो वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर हमारी हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट करने के लिए आए हैं। फॉर ऑक्सीजन हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देते देते ये बहुत ही आपकी हमारे चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह आपने बहुत ही अच्छी सोच बनाई, क्योंकि हमारी इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज और भी अच्छी हो जाएंगी, जिससे हम कोरोना वायरस को फाइट कर सकते हैं। तो गाइस, हाँ, हमारी एंडिंग का टाइम आ गया। हमारे चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह अभी वहाँ पर जाने वाले हैं हेलीकॉप्टर के साथ। बीरेन जी हमारे यहाँ विलेज में आने के लिए, और यहाँ पर आकर हमको बहुत ही प्राउड फील होता है। और आप यहाँ से जा रहे हो तो हम आपको गुजारिश करते हैं कि आप वापस फिर आइएगा। हम आपको बहुत ही अच्छी स्वागत से आपको प्रवेश करेंगे। तो हेलीकॉप्टर अभी आप जाने वाले हैं, देखिए हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यदि मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बहुत ही एक्साइटेड
बहुत ही शानदार ये वीडियो है बच्चे का, और हेलीकॉप्टर देख के उसका जो एक्साइटमेंट है वो देखते ही बनता है। उसके बाद एन बीरेन ने ट्वीट भी किया है, सेनापति के मेरे युवा मित्र से मिले जो कल सेनापति जिला अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए जिले में मेरे दौरे की रिपोर्टिंग कर रहा था, और इस बच्चे का वीडियो अब वायरल भी हो चुका है। और उधर ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का स्वागत अभी भी जारी है, अपने अपने घरों में पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय वाराणसी में अपने घर पर पहुंचे, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हॉकी टीम ने कमाल का खेल दिखाते हुए दशकों बाद मेडल का सपना जो है वो पूरा किया और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ललित उपाध्याय अपने घर पर पहुंचे। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर किन्नौर में हाईवे पर पहाड़ गिरा है जिसमें बस चपेट में आ गई है और 13 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं 24 जिले और 600 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। तीसरी खबर सरकार के रवैये और सत्र को जल्द खत्म करने के विरोध में विपक्ष आज मार्च करने जा रहा है। चौथी खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई, जिसमें अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिए गए हैं राहुल गांधी के बाद। और पांचवी खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई, लॉर्ड्स में आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपने पसंद की खबर चुनें। उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।